जय हिंद बच्चों, वेदांत क्लासेज में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे गणितीय सूत्र भाग 2। अब पहले भाग का वीडियो मैंने वेदांत क्लासेज के चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देखें ताकि आपकी क्रमबद्धता बनी रहे और सूत्र पूरे याद हो जाए। आज हम पार्ट 2 में प्रश्नावली 9 से लेके 16 तक जितने भी सूत्र है वो कवर करेंगे। 9, 10, 11 प्रश्नावली में सूत्र है नहीं ज्यादा, और जो छोटे मोटे सूत्र है वो आगे की प्रश्नावली में कवर हो जाएंगे। तो इसलिए हम प्रश्नावली 12 से शुरू करके 16 तक आज सूत्रों का पार्ट 2 कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं गणितीय सूत्र कक्षा 10 पार्ट 2। देखो, आज हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12 में। 8 तक पहले कवर हो चुके हैं। 9, 10, 11 में वही सूत्र है जो पीछे यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं सीधा 12 से शुरू कर रहा हूं। तो 12 में सबसे पहले आ रहा है वृत्त। अब देखो, अपन ने वृत्त बनाया। हमने पहले क्या बनाया? एक वृत्त बनाया। ये है वृत्त। वृत्त में ये है केंद्र वृत्त का, और वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो रेखा होती है उसको, ये केंद्र है O, और ये मान लो OB। तो ये OB है, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। और यहां इधर लिख दिया A, तो ये AB पूरा क्या हो गया? वृत्त का व्यास। यानी वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा जो वृत्त पृष्ठ दो बिंदु को मिलाती है व्यास कहलाती है। अब ये जीवा भी है। जीवा परिधि पृष्ठ दो बिंदु को मिलाती है। जैसे हमने एक जीवा इसे खींच दी CD, C और D। ये भी जीवा है, इससे नीचे खींचेगी वो भी जीवा है। वृत्त के दो बिंदुओं को जो मिलाएगी वो जीवा होगी। अब मान लो प्रश्न पूछ ले अपन से परीक्षा में कि बताओ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो आप क्या लिखोगे? व्यास। क्योंकि व्यास सबसे बड़े, तो फिर ऊपर चलेंगे जैसे जैसे वो छोटी होती जाएगी नीचे भी, लेकिन जो व्यास है वो केंद्र से गुजरता है और ये सबसे बड़ी जीवा है। तो अब क्या लिखेंगे? यहाँ एक बार यहाँ लिख देते हैं कि वृत्त है ये, जिसमें OA बराबर OB। OA और OB है वृत्त की त्रिज्या। क्या है? वृत्त की त्रिज्या। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका बेस मान लो कमजोर रहा हुआ है, तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि त्रिज्या क्या है। और फिर अपन यहां लिखेंगे AB क्या है? AB है वृत्त का व्यास। और CD क्या है? CD है जीवा। अब ये जीवा भी है, लेकिन भाई AB भी जीवा है, लेकिन AB सबसे बड़ी जीवा है। तो अब मैं नोट में लिख रहा हूं ये कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके आ सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त का व्यास होती है। अब मैं सूत्र लेकर रहा हूं, छोटे छोटे सूत्र से स्टार्ट कर रहा हूं कि मान लो अपने को वृत्त की त्रिज्या दी हुई हो और व्यास ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करोगे? तो वृत्त का ये काम आते हैं आपको। मान लो किसी प्रश्न में जैसे त्रिज्या निकालनी है, उसके बाद में वृत्त का व्यास पूछा हो, कई क्षेत्रफल दिया हो, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है, उसका व्यास ज्ञात करो, तो त्रिज्या ज्ञात करोगे। फिर त्रिज्या से व्यास कैसे ज्ञात करोगे? तो वृत्त का व्यास का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या। अब मान लो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और व्यास दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या, व्यास दिया हो तो क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या को R से लिखते हैं। तो कई क्वेश्चन में पहले व्यास दिया हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं कि जनरली एग्जाम में जैसा क्वेश्चन देखते हैं और सीधा उसको त्रिज्या मान के स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है? अगर आपके प्रश्न में व्यास दिया तो उसको पहले त्रिज्या में बदलो। तो कैसे बदलोगे? तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो व्यास बट्टा 2, ये होगी वृत्त की त्रिज्या। अब है अगला सूत्र वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होगा? वृत्त की परिधि का सूत्र होगा 2 पाई R। 2 पाई R, ये है वृत्त की
परिधि का सूत्र। अब पाई क्या है, तो पाई का मान कहीं तो आपको लिखना है 22/7, ये भी यूज करना है, और कई जगह आप इसका मान यूज कर सकते हैं 3.14। ये हो गया वृत्त की परिधि का। चौथा सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, आपको जब परीक्षा में सवाल में परिधि पूछी जाए, जैसे उसकी त्रिज्या है 7 सेमी, उसकी परिधि ज्ञात करो, तो आपको परिधि सेमी में रखना है, और जब एक क्षेत्रफल आ जाए तो आपको उसे वर्ग इकाई या वर्ग सेमी में लिखना है। ये होगी वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम चलेंगे अर्धवृत्त में। तो अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप, परिधि और परिमाप एक ही चीज है, कंफ्यूजन मत होना, परिधि और परिमाप सेम ही है। तो अर्धवृत्त की कई जगह परिधि भी लिखी हुई होती है और कई जगह परिमाप भी दिया होता है। अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप, तो क्या सूत्र होगा, पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होगा पाई आर प्लस 2r। अब ज्ञात करेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का तो होता है पाई आर स्क्वायर, ये पूरे वृत्त का है, तो अर्धवृत्त का हो जाए आधा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्र। अब देखो आगे चलेंगे हम वलयिका। वलयिका क्या होती है, वलयिका या सकेंद्रीय वृत्तों, सकेंद्रीय वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल। उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल। अब सकेंद्र वृत्त कैसे होते हैं, तो यहां हम एक बार चित्र बना के देख लेते हैं। जैसे एक वृत्त दिया हुआ है, इसका केंद्र ये है, और दूसरा वृत्त दिया हुआ है, इसका केंद्र भी ये है। अब देखो क्या करना है अपने को, जैसे इसमें एक त्रिज्या तो होगी बड़े वृत्त की, वो छोटे वृत्त की, और एक होगी बड़े वृत्त की। जो बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी उसको हम ले लेंगे R1, और इसको छोटे वृत्त की त्रिज्या को ले लेंगे। हमें ये जो उभयनिष्ठ भाग दिख रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसको वलयिका भी बोलते हैं। तो वलयिका या सकेंद्रीय वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। और R1 क्या है, तो अपन लिखेंगे R1 बराबर बाह्य वृत्त की त्रिज्या। बाह्य वृत्त की त्रिज्या। और R2 क्या है, R2 है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या R1 और R2। ये हो गया वलयिका भी लिखा हुआ हो सकता है, या सकेंद्रीय वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल भी लिखा हुआ हो सकता है। अब आगे चलेंगे त्रिज्यखंड में। त्रिज्यखंड, अब त्रिज्यखंड क्या होता है, देखो वृत्त में जैसे ये वृत्त है, इसमें दो त्रिज्याओं से आबद्ध क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं से बने क्षेत्र को त्रिज्यखंड, जैसे ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है। अब एक तो ये बन रहा है, ये हो गया। अब इसको आप, ये छोटा वृत्त का छोटा भाग है, दो त्रिज्याओं से जो क्षेत्र बनता है उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इसको आप ये कह सकते हो, ये जो है ये है लघु त्रिज्यखंड है। लघु त्रिज्यखंड। और ये बड़ा भाग है तो इसको बोल सकते हो दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। ये लघु त्रिज्यखंड और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। अब अपन क्या करें, यहां जैसे ये दोनों कोण थीटा बना रहे हैं, यहां दोनों त्रिज्याएं थीटा कोण बना रही है, तो अब क्या लिखेंगे,
वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करने वाले ये वृत्त के केंद्र पर जो थीटा कोण बन रहा है, थीटा कोण अंतरित करने वाले त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, इसको L से भी लिखते हैं। क्या होगा? त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री, ये सूत्र लगा सकते हो आप। अब देखो कई जगह आपकी बुक में 2 पाई आर थीटा बट्टा 360 लिखा हुआ है, वो सेम ही चीज है। फिर 2 का भाग 360 में दिया तो 180 रह गया, तो आप शॉर्ट में लगा दो पाई आर थीटा बट्टा 180। ये है चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। जहां भी आपको चाप की लंबाई दिखे ज्ञात करनी है, वहां आप ये सूत्र लगा दो। अब आगे चलेंगे। आगे क्या है? वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करने वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करने वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित कर रहा है जो त्रिज्य खंड, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको आप लघु त्रिज्य खंड भी कह सकते हो, या केवल आपको केवल त्रिज्य खंड लिखा है तो आपको ये सूत्र लगाना है। क्या होगा सूत्र? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, ये होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आपको जहां भी कहीं आए तो आप ये लिखोगे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। अब मान लो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र आ जाए। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो इसका आप सीधा सूत्र लगा सकते हो। पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बट्टे 360। देखो लघु त्रिज्य खंड का तो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का आप ये सूत्र लगा सकते हो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा और बट्टे 360। या आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों को घटा देंगे, तब इसका आ जाएगा। या सीधा सूत्र आप लगाओ तो ये लगा सकते हो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा 360। तो ये हो गया आपके दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखो, अब हम चलेंगे वृत्तखंड में। वृत्तखंड, अब वृत्तखंड क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। देखो ये है वृत्त, यहां हमने बनाया एक वृत्त। अब ये वृत्त की जीवा है। देखो अगर वृत्त की दो त्रिज्याओं से वृत्त के दो टुकड़े होते हैं तो छोटे भाग को लघु त्रिज्य खंड और बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं, त्रिज्याओं से बने हुए भाग को। और जब वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है तो बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे भाग को लघु वृत्तखंड। तो जो ये भाग है ये जीवा से बन रहा है वृत्त के, तो ये है लघु वृत्तखंड, ये होगा लघु वृत्तखंड। यहां ये दो जीवा के द्वारा थीटा कोण बन रहा है, जीवा केंद्र पर थीटा कोण अंकित करो। जो बड़ा भाग है ये पूरा लघु वृत्तखंड, ये छाया की तरह, छाया के अलावा जो बड़ा भाग है वो है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अब इन दोनों के सूत्र लिखेंगे कि भाई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। कई जगह ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप इस तरीके से उत्तर निकालोगे तो आपके गलत नहीं होगा। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस आर स्क्वायर बट्टे 2 साइन थीटा, ये है आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ का क्या हुआ कि आप ये पाई आर स्क्वायर ये हो गया पूरे वृत्त का। अब इसमें से आप दीर्घ वाला लघु वाला घटा दो, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर बट्टे 2 साइन थीटा। यानी वृत्त के क्षेत्रफल से हम जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल रह जाएगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इससे आपके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सेम चीज है ये सूत्र, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहां मैं अथवा लिख देता हूं तो आपके कंफ्यूजन नहीं होगा, अथवा। अब देखो, अब इसमें आगे चलेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये इसमें कई प्रश्नों में काम आएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये सूत्र होगा। यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा? वर्गमूल 3/4 भुजा का स्क्वायर। और इससे आगे दो चीजें हैं, वो सूत्र तो आप नहीं कह सकते, लेकिन आपको रिमाइंड करनी, याद रखनी है कि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है? घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, अब देखो घड़ी की मिनट की सुई होती है, वो घड़ी के एक पूरा सर्किल बनाती है, यानी एक चक्कर काटती है, तो उसको कितने मिनट लगते हैं? तो उसको 60 मिनट लगते हैं। 1 घंटे में वो मिनट की सुई एक चक्कर काटती है। पूरा कोण कितने डिग्री का बनाती है? 360 और बटे 60, तो इसका भाग 0 से 0 और 6 डिग्री। तो इसका मतलब यह हुआ कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब है घंटे की सुई। घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? अब देखो, घंटे की सुई जब घड़ी के पूरा एक चक्कर काटती है तो उसको कितना समय लगता है? 12 घंटे लगते हैं। अब 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 720। तो ऊपर लिखेंगे कोण कितने डिग्री का बनाती है पूरा, तो वृत्त का एक कोण 360 का होता है, और घंटे की सुई कितना टाइम लेती है? 720 मिनट। तो इसको जब सरल करेंगे तो आएंगे 36 का 36 से भाग दिया एक बार और 72 में 2 बार, तो आधे डिग्री का। तो मिनट की सुई तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो ये थे आपके प्रश्नावली 12 के सूत्र। और अब हम चलेंगे प्रश्नावली 13 के सूत्रों में। अब देखो, अब हम चलेंगे प्रश्नावली 13 में। 13 प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र लगेंगे। अब इसमें कौन कौन सी आकृति होगी? 3D, घन, घना, बेलन, शंकु, ये आकृतियां होगी। तो पहली आकृति जिसके हम सूत्र पढ़ेंगे वो है घन, और साथ साथ में इनका इंग्लिश में नाम भी ध्यान रखना आपको। घन को कहते हैं क्यूब। अब इसमें पहला घन का देखो, घन का मैं चित्र भी बना देता हूं आपको आसानी रहेगी समझने में।
ये देखो, ये है आपके घन। और घन के कितनी साइड होती है? 6 साइड, यानी 6 फलक होते हैं या साइड होती है। और इसकी भुजाएं समान होती है, तो इसमें एक ही भुजा होती है, सब भुजाएं समान होती है इसकी। तो पहला लिखेंगे घन के एक पृष्ठ, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब घन का एक पृष्ठ किस प्रकार का होता है? वर्गाकार होता है। जैसे एक पृष्ठ है, वो वर्ग की आकृति का होता है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होगा वही ये होगा। तो घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भी भुजा का स्क्वायर होता है। दूसरा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो एक भुजा का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल वह भुजा स्क्वायर, तो इसके कितने पृष्ठ होते हैं? 6। तो 6 का हो जाएगा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। यह हो जाएगा घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब घन का आयतन, घन का आयतन, घन के आयतन का क्या सूत्र होगा? भुजा का क्यूब, ये याद रखना है। घन के आयतन का सूत्र होगा भुजा का क्यूब। अब 4 नंबर पे पढ़ेंगे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। और घन के विकर्ण का सूत्र होगा भुजा गुणा √3, भुजा गुणा √3। तो ये आपके हो गए घन के सूत्र। घन में पहला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का याद रखना है आपको, उसके बाद आयतन का, और उसके बाद घन के विकर्ण का। अब आगे चलेंगे हम घनाभ में। घनाभ, और घनाभ को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। अब देखो घनाभ का भी मैं चित्र बना देता हूं आपके, थोड़ा सा घन से थोड़ा सा डिफरेंट है ये। ये है आपके घनाभ। अब घनाभ में क्या है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का विकर्ण और घनाभ का आयतन, ये आपको 3 याद रखना है। और लेकिन इसकी आकृति आयताकार होती है, यानी इसके पृष्ठ है वो आयताकार होते हैं, 4 पृष्ठ, और 2 वर्गाकार टाइप के होते हैं। तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा इसका? 2 कोष्टक यानी गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद प्लस लगाना है चौड़ाई गुणा ऊंचाई, उसके बाद प्लस लगाना है ऊंचाई गुणा लंबाई। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। उसके बाद घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का क्या सूत्र होगा? इसमें क्या होता है? घन में तो केवल भुजा होती है, सब भुजाएं बराबर होती है भुजा। इसमें क्या होगा? लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा। अब ये लंबाई हो गई, ये हो गई आपके चौड़ाई, और ये हो जाएगी आपके ऊंचाई या गहराई। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। अब इसमें एक सूत्र आएगा घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण का क्या सूत्र होगा? वर्गमूल लंबाई का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर करना है, फिर चौड़ाई का स्क्वायर करना है,
और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करना है। देखो घनाभ का विकर्ण होगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के वर्गों के योग का वर्गमूल क्या होगा, घनाभ का विकर्ण। अब ये तो घनाभ के हो गए। अब इसमें क्या करना है अपने को, एक होता है कि घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। ये भी पूछता है कभी कभी, जैसे कलर करवाना हो चारों दीवारों पे, तो उसमें ये सूत्र लगेगा, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, चारों दीवार क्षेत्रफल 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक बंद गुणा ऊंचाई, ये होगा। जैसे किसी कमरा है कोई घनाभ के आकार का, उसके अंदर चारों दीवारों पर हमें कलर करना है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे सीधा, तो आप ये लगा सकते हो, चारों दीवारों पे करना हो केवल तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये है आपके घनाभ का चारों दीवारों क्षेत्रफल। इसके साथ घनाभ के पृष्ठ आयताकार होते हैं, तो 2 सूत्र और है इसमें आयत के, वही दिखा देता हूं। एक तो आयत से संबंधित आते हैं इसमें, तो एक तो आयत का क्षेत्रफल सबसे कॉमन सूत्र है, आयत का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। एक है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होगा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप हो जाएगा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम चलेंगे बेलन में। अब देखो, अब अपन आगे चलेंगे बेलन, बेलनाकार आकृति में चलेंगे हम। अब देखो बेलन का चित्र बना के थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। जैसे ये बेलनाकार आकृति है, इसके 2 पृष्ठ वृत्ताकार होते हैं, ये हो गई इसकी ऊंचाई, और दोनों पृष्ठ समान होंगे, तो ये ओ ये ओ डैश, यहां होगी त्रिज्या r, बेलन की त्रिज्या होगी r, और ये है इसकी ऊंचाई h। अब जो ये पृष्ठ होता है इसका, ये है वक्र पृष्ठ, और ये वाला पृष्ठ है, ये है वृत्ताकार पृष्ठ। तो देखो बेलन में 2 पृष्ठ होते हैं, वृत्ताकार पृष्ठ और वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ यानी जो भाग लुढ़कता है वो वक्र पृष्ठ है। अब देखो इससे कौन से सूत्र बनेंगे, तो अपन क्या करेंगे, बेलन के प्रत्येक सिरे का, यानी प्रत्येक सिरा तो वृत्ताकार हो गया, तो बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल, प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल, प्रत्येक यानी या तो इसका ज्ञात कर लो या इसका, दोनों वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा वही इसका होगा, तो पाई r स्क्वायर, यानी बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब दूसरा लिखेंगे हम, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे सवाल ये तो सीधे ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। बेलन का वक्र पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल क्या सूत्र होगा, 2 पाई r h, 2 पाई r h, ये होगा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब होगा तीसरा सूत्र है इसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई r प्लस h, या s, r कई जगह h प्लस r होता है वो भी सही है, तो 2 पाई r प्लस h। अब चलेंगे चौथे सूत्र में, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और ये सबसे ज्यादा काम आता है, ये सूत्र आपको याद रखना है, पाई r स्क्वायर h, ये है बेलन के आयतन का। तो ये हो गया आपने बेलन। अब चौथे सूत्र में चलते हैं, खोखला बेलन। अब कभी कभी क्या होता है, पाइप से संबंधित सवाल दिए जाते हैं, पाइप खोखला बेलन है, तो खोखला बेलन आ गया, तो उसके सवाल आप कैसे हल करोगे, तो खोखला बेलन। तो यहाँ थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं खोखले बेलन का।
ये है आपके खोखला बेलन। अब इसमें दो त्रिज्याएं होगी, देखो ये तो इसकी ऊंचाई होगी, अब चाहे ये ले लो यहां से यहां तक, ये होगी। अब एक त्रिज्या तो ये हो जाएगी, ये तो हो जाएगी R2, और जो बड़ी त्रिज्या है कौन सी भी ले लो बाहर तक की त्रिज्या, वो हो जाएगी R1, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी h। ऊंचाई तो सेम रहेगी, दो त्रिज्या दोनों अलग अलग होगी, R1 और R2। अब देखो, अब इसमें चलेंगे, इसका जो खोखले बेलन से संबंधित पहला सूत्र उसमें चलेंगे। खोखले बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल, के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल। अब देखो, इसके प्रत्येक सिरे को देखेंगे ना अपन, तो इसकी आकृति कैसी दिखाई देगी। एक सूत्र पहले आया था वलयी काट के टाइप की, तो देखो एक बाहर वृत्त है अंदर वृत्त है, इसका मतलब ये सकेंद्रीय वृत्त है, तो वही सूत्र लगेगा। तो खोखले बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यह हो जाएगा खोखले बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल। अब आगे चलते हैं, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, बेलन क्या क्या होता है, 2 पाई RH, तो इसका क्या होगा 2 पाई H, क्योंकि H तो सेम ही रहती है दोनों में, दो त्रिज्या R1। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई H R1 प्लस R2। ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया खोखले बेलन का, 2 पाई H R1 प्लस R2। अब चलेंगे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे 2 पाई R1 प्लस R2 कोष्टक बंद H प्लस R1 माइनस R2। ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, 2 पाई R1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2। अब चलेंगे खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, देखो इसमें गलती की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, तो आप इनको लिख के याद करो। इस प्रश्नावली जो 13 जो ये अपनी प्रश्नावली है, पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन, इसके जितने भी सूत्र है उनको आप बार बार रिवाइज करो, जो आगे भी आपके जो कंपटीशन एग्जाम होंगे उनमें काम आएंगे। तो अभी से इनको पक्का पढ़ लो कि आगे समस्या नहीं हो। तो खोखले बेलन का आयतन पाई, अब देखो इसका R स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें दो त्रिज्या होती है, R1 माइनस R2, यानी खोखले बेलन का आयतन का क्या सूत्र होगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर H। ये इसके आयतन का सूत्र होगा। तो बेलन और खोखले बेलन दोनों कवर कर दिए। अब आगे चलेंगे अपन शंकु में। अब देखो, अब चलेंगे आगे, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, खोखला बेलन हो गया। अब चलेंगे शंकु में। शंकु, अब देखो शंकु की कैसी आकृति होती है, जोकर की टोपी होती है वो शंकुआकार होती है। ये होती है शंकु की आकृति। अब देखो, ये एक शंकु का एक पृष्ठ वृत्ताकार होता है, तो इसमें शंकु में दो ऊंचाइयां होती है। ये हो गई त्रिज्या यहां से यहां तक शंकु की, और ये है इसकी सीधी ऊंचाई H, और ये इसकी है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। और ये इसका शंकु का वक्र पृष्ठ भी है, ये शंकु का वक्र पृष्ठ है,
और ये शंकु का वृत्ताकार पृष्ठ है, इसका ध्यान रखना है। देखो ये शंकु है, इसकी इसका ये वृत्ताकार भाग है और वृत्त की त्रिज्या होगी तो शंकु की त्रिज्या होगी, और यहाँ ये शंकु की सीधी ऊंचाई है और जो तिरछी है उसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं शंकु की, उसको एल से लिखते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन चलेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई एल होती है। एल का सूत्र क्या होगा, √h² प्लस r², यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होगा L बराबर h, इस ऊंचाई का ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये देख लो आप सीधा, तो ये इसका h का स्क्वायर और r के स्क्वायर के योग का वर्गमूल, ये होगी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब चलेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का इस भाग का जो वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल का क्या सूत्र होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा πr_l, ये शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आगे चलेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, πr_l+r, यह शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। फिर आगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होगा 1/3 πr²h। अब देखो ये कहीं से देखा हुआ लग रहा है πr²h, ये है πr²h, तो होता है बेलन का आयतन का सूत्र, और उसका 1/3 होता है शंकु का आयतन। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो कि यहां मैं बता देता हूं, शंकु का आयतन बराबर, कभी छोटा प्रश्न पूछ लेते परीक्षा में, शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुणा बेलन का आयतन। अब मान लो परीक्षा में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए इसमें से, और ऐसा दे दे कि भाई किसी बेलन का आयतन 330 घन सेमी है, तो शंकु का आयतन कितना होगा, तो आप सीधा, अब आप सोचोगे वहां त्रिज्या नहीं दी हुई है कैसे करेंगे, तो आप सीधा मान निकालना 1/3 गुणा जितना भी दिया हुआ बेलन 330 है, तो फिर भाग देंगे, जो उत्तर आएगा वो सीधा शंकु का आयतन। तो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। शंकु का आयतन होगा 1/3 πr²h, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, शंकु का आयतन बराबर 1/3 बेलन का आयतन। अब आगे चलेंगे छिन्नक में। अब देखो, अब आगे चलेंगे अपन शंकु का छिन्नक। छिन्नक को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। अब देखो छिन्नक का कैसे बनाएंगे सूत्र। छिन्नक क्या होता है, अगर आप शंकु को आधार के समांतर जब काटोगे तो शंकु का छिन्नक प्राप्त होगा। इसके 2 वृत्ताकार पृष्ठ होता है, इसकी आकृति बाल्टी जैसी है, गिलास भी होता है इस तरह का, ये बड़ा वृत्ताकार पृष्ठ है, ये छोटा वृत्ताकार पृष्ठ है। इसकी त्रिज्या आप ले लो r1 और इसकी त्रिज्या हो गई आपके r2, ये हो गई ऊंचाई, और ये हो गई तिर्यक ऊंचाई l, ये आपकी हो गई तिर्यक ऊंचाई। शंकु में तिर्यक ऊंचाई ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई शंकु की, ये त्रिज्या होगी r1 और ये r2। अब इससे बनेंगे शंकु के छिन्नक के सूत्र। तो इसमें पहला सूत्र होगा शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, वो पहले वाली शंकु की थी, अब छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होगा, L बराबर, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो L बराबर वर्गमूल
रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। उसमें एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था शंकु में, ये शंकु का छिन्नक है, इसमें दो त्रिज्या है, तो एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब आगे चलेंगे, शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठीय, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई एल R1 प्लस R2, क्योंकि इसमें त्रिज्या दो हो गई। वैसे तो शंकु का तो पाई आर एल होता है, लेकिन इसका होगा पाई एल R1 प्लस R2। ये हो गया शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका होगा पाई R1 प्लस R2, पाई कोष्ठक R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर और प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये होगा शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर और प्लस पाई R2 स्क्वायर। और अब है शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन। अब छिन्नक का आयतन याद रखें, इसमें ये महत्वपूर्ण है, इसे आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच, फिर क्या होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये हो गया शंकु के छिन्नक का आयतन का सूत्र। तो ये शंकु के छिन्नक के आपके इतने सूत्र है, पहला तिर्यक ऊंचाई का, फिर छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर छिन्नक का आयतन। अब आगे चलेंगे हम अर्धगोले में। अब चलेंगे गोले में। गोला, गोले के दो सूत्र है। पहला सूत्र है, गोले का अर्थ है जो गेंद के तरीके की चीजें होती है ना, गोल चीजें, वो गोला। गोले में पहला सूत्र है, गोले का वक्र। अब देखो आपको परीक्षा में कंफ्यूज कर सकता है, इसमें वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होगा। तो अगर वक्र लिखा है तो भी ये लिखना है, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई R स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई R स्क्वायर। दूसरा इसमें सूत्र है, गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो इसका सूत्र होगा 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। ये दो सूत्र है गोले से संबंधित। फिर अपन आगे चलेंगे अर्धगोला। अर्धगोले का पहला सूत्र है, अब अर्धगोले में तीन सूत्र है। एक तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन। तो पहला लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या सूत्र होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 3 पाई R स्क्वायर, 3 पाई R स्क्वायर। ये होगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन।
और इसके आयतन का क्या सूत्र होगा? जैसे गोले का तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, तो ये आधा है तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 2/3 पाई आर क्यूब, ये होगा अर्ध गोले का आयतन। अब इसमें एक लास्ट है गोलीय कोश। आपके तो इससे संबंधित सवाल नहीं, फिर भी आपके कहीं आ जाए एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, तो भी आप इसको याद रखें। खोखला गोला या गोलीय कोश, गोलीय कोश, खोखले गोले से संबंधित सूत्र। तो इसमें क्या सूत्र है? खोखले गोले का आयतन, ये याद रखना है, खोखले गोले का आयतन। खोखले गोले का आयतन, इसका सूत्र क्या होगा? उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका होगा 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। 4/3 पाई R1 क्यूब और R2 क्यूब। अब R1 क्या होगी, R2 क्या होगी? R1 बाह्य त्रिज्या और R2 होगी अंतः त्रिज्या। तो ये थे प्रश्नावली 13 के जो सूत्र थे, वो मैंने एक जगह लिख दिए। आपको अलग अलग पन्ने पलटने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनको याद कीजिए एक साथ, और एक साथ याद हो जाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आगे के एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, तो इसके सभी सूत्र याद करें। अब हम चलेंगे प्रश्नावली 14 के सूत्रों में। अब देखो प्रश्नावली 14 के अपन सूत्र लिखेंगे, और जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में जो माध्य है, माध्य का बहुलक है, उससे संबंधित सब सूत्र लिखेंगे। तो इसमें पहला सूत्र है समांतर माध्य। जैसे अपन को संख्या अलग अलग दी हुई हो, सारणी के रूप में नहीं हो, तो समांतर माध्य का क्या सूत्र होगा? समांतर माध्य का सूत्र होगा प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये आपके समांतर माध्य का सूत्र हो गया। अब आपको दूसरा इसमें वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का क्या सूत्र मैंने पहले भी वीडियो में बताए हैं वर्ग चिन्ह वाले, क्योंकि मैंने सबसे पहले वो यही सांख्यिकी वाली प्रश्नावली कवर की थी। तो वर्ग चिन्ह का क्या सूत्र होगा? ऊपरी सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2। ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2। ये कहां काम आता है? आपके जब आप माध्य ज्ञात करते हो तब उसमें, जैसे चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे पद विचलन विधि हो, या पग विचलन विधि हो, या फिर कल्पित माध्य विधि हो, तो तीनों में ये आपके काम आएगा। जब आपको मध्य मान या वर्ग चिन्ह ज्ञात करना, तो आप ऊपरी सीमा को जोड़ेंगे, निम्न सीमा दोनों को जोड़ के दो का भाग देंगे, तब आपके इसका वर्ग चिन्ह आएगा। अब तीसरा सूत्र लिखेंगे अपन। तीसरा क्या? समांतर माध्य। अब प्रत्यक्ष विधि, पद विचलन विधि, तीनों के अलग अलग सूत्र लिखेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य का क्या सूत्र होगा? प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य, समांतर माध्य, प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य का क्या सूत्र होगा? x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा, याद लिख देता हूं आपको अगर इसका नाम नहीं याद रहे। इसको बोलते हैं सिग्मा। ये आपके प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। अब अपन ज्ञात करेंगे पद विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि द्वारा, कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य द्वारा
समांतर माध्य। तो इसका क्या सूत्र हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब यहाँ ए क्या है, तो ए यहाँ आपके कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य। अब ये सब मेरे बताए हुए हैं कि ए कल्पित माध्य है, एफ डी कॉलम का योग है, ये एफ कॉलम का योग है। अब तीसरी अपन लिखेंगे, इसमें कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि हो गई, कल्पित माध्य विधि हो गई। अब पद विचलन या पग विचलन, पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य, समांतर माध्य। पद विचलन विधि से कौन सा होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ये इसका पग विचलन विधि द्वारा इसका समांतर माध्य का सूत्र होगा ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच। अब आगे चलेंगे अपन छठे सूत्र में। अब देखो इसमें ये डी क्या है, तो यहां लिख, यहां आप याद रखने के लिए लिख सकते हो कि डी है विचलन, और इसमें ये ए तो सेम ही है, और यू का मान कैसे निकालेंगे, तो यू होगा एक्स माइनस ए बटे एच, ऐसे यू का मान निकालेंगे। और एच तो आपके वर्ग अंतराल आप लिख सकते हो, एच है वर्ग अंतराल। तो ये तीनों सूत्र हो गए, कल्पित माध्य, प्रत्यक्ष विधि और पग विचलन। अब लिखेंगे बहुलक का सूत्र। बहुलक का सूत्र कैसे बनाएंगे, मैंने आपको पहले बताया था, इजी तरीका। यहाँ एल प्लस, अब आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, ऊपर 2f लिख दो, नीचे 3f लिख दो, ठीक है। अब सबके बीच में माइनस चिन्ह लगा दो, ऊपर लिख दो 10, यानी 1 यहाँ पे और 0 इस f के आगे, 10 हो गए। यहाँ नीचे 102, 1 0 2, 3 हो गए, इसके आगे 1, इसके आगे 0, इसके आगे 2। अब ये 2 नीचे वाले सबसे आगे जो f लिखा है इसके आगे लिखना है, यहाँ 2 लिखने और गुणा h। ये हो गया आपके बहुलक का सूत्र। अब एक रहा है माध्यक। माध्यक का सूत्र क्या होगा, n प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटे एफ और गुणा एच। L प्लस L होती है निम्न सीमा, जो माध्यक वर्ग है या बहुलक वर्ग है, तो L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, ये आपके माध्यक का सूत्र हो गया। तो अब आगे जो कॉलम कैसे बनाते हैं उनका भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि आपको कॉलम याद रहे। आगे जब भी आप एग्जाम में ये ऐसा सवाल आए, या कल्पित माध्य का मान लो चाहे प्रत्यक्ष विधि का मान लो, तो उसका आपके गलत नहीं, उसके कॉलम भी मैं बना देता हूँ। कॉलम क्या क्या बनेंगे तो वो पढ़ेगा। अब देखो इसमें एक सूत्र है, वो छोटा सा सूत्र लिखा हुआ है आपके बुक में बीच में नीचे, उससे आधारित सवाल भी आपके आ सकता है, तो उसको मैं नोटेट कर रहा हूं यहाँ पे। इसमें उस सूत्र में क्या है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य, यानी आपको यह सूत्र लिखा हुआ है। अब इसमें से आपको 2 मान कोई से भी दे दे और तीसरा मान पूछ ले, मान लो आपको माध्य का दिया हुआ हो और बहुलक का पूछ ले, तो इससे कैसे बनेगा, तो इससे आप बहुलक का सूत्र भी बना सकते हो। अगर ये दिए हुए तभी लगेगा ये सूत्र। अब देखो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये होगा बहुलक का। 3 माध्यक माइनस, अगर आपके मान लो माध्यक का मान दिया हुआ हो, माध्य का मान दिया हो, तो आप यहाँ रख दो और बहुलक का मान निकालो, या इसमें रख दो, कैसे भी रख के आप तीनों में से कोई सा भी मान आप निकाल सकते हो। अब देखो मैं कॉलम बता रहा हूं कि माध्य के कॉलम क्या बनेंगे। तो देखो माध्य में पहले अपन माध्य के कॉलम बनाते हैं। माध्य में सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि का कॉलम बताता हूं मैं। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में क्या होगा, सबसे पहले यहां आएगा वर्ग, जो वर्ग लिखे हुए हैं वो हो गए, उसके बाद में x आएगा,
फिर एफ आएगा और फिर एफ एक्स आएगा। ये आप याद रख लो, आपकी गलती की संभावना बहुत कम हो जाएगी, आपको याद भी आ जाएगा कॉलम कैसे बनाने। ये कॉलम बनेंगे किसमें, प्रत्यक्ष विधि में ये कॉलम बनेंगे। वर्ग और ये हो गया वर्ग चिन्ह, ये बारंबारता और ये एफ और एक्स का गुणा, ये होगी प्रत्यक्ष विधि। फिर दूसरा कॉलम बनाते हैं अपन कल्पित माध्य विधि का। कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य में कैसे कॉलम बनेंगे, कल्पित माध्य में पहले आएगा वर्ग, उसके बाद एक्स एफ एक्स, फिर आएगा विचलन डी बराबर एक्स माइनस ए, और फिर आएगा एफ डी। ये कॉलम बनेंगे कल्पित माध्य में, इनको याद कर लेना आप। कल्पित माध्य में वर्ग, बारंबारता एफ, एक्स वर्ग चिन्ह, डी का मान एक्स में से कल्पित माध्य निकालेंगे और फिर एफ और डी का गुणा होगा। अब कल्पित माध्य बाद में चलते हैं पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, पद विचलन में क्या क्या कॉलम बनेंगे, तो सबसे पहले वर्ग, उसके बाद आएगा एफ, उसके बाद एक्स, उसके बाद वर्ग एफ एक्स, फिर आएगा डी एक्स माइनस ए, फिर कॉलम आएगा यू एक्स माइनस ए बट्टे एच, यानी डी बट्टे एच भी लिख सकते हैं अपन सीधा, डी बट्टे एच। ये डी का मान यहां आ गया, उसमें एच का भाग देना है, और फिर लास्ट में कॉलम बनेगा एफ यू। ये हो गया आपके पद विचलन विधि के कॉलम। सबसे पहले वर्ग आएगा, उसके बाद बारंबारता आएगी, उसके बाद वर्ग चिन्ह आएगा, उसका डी का मान विचलन निकालोगे, फिर विचलन में जो अंतराल है उसका भाग देंगे, और फिर यू को और एफ को गुणा करेंगे, जो लास्ट वाला कॉलम आएगा वो एफ यू आएगा। ये हो गया आपके पद विचलन विधि का। अब चलेंगे बहुलक में। बहुलक में तो कोई कॉलम नहीं बनता है, आपको पता है। बहुलक में जैसा आपको सारणी दी हुई है वैसा ही रहेगा, यहाँ आएगा वर्ग और यहाँ आएगी बारंबारता, बस दो, इसमें कोई कॉलम नहीं बनेगा। फिर माध्यक, माध्यक में एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है। माध्यक में क्या आएगा, सबसे पहले वर्ग, वर्ग के बाद आएगी बारंबारता, और बारंबारता के बाद आएगी सीएफ संचयी बारंबारता। ये है आपके 5 क्वेश्चन इससे आधारित पूछे जाते हैं, और 500 के मैंने ये जितने भी कॉलम बन रहे हैं वो उसको आसान तरीके से मैंने यहाँ बता दिया है, फिर आपकी गलती नहीं होगी। अब ये 14 प्रश्नावली सांख्यिकी उसके सभी सूत्र कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलेंगे प्रश्नावली 15 में, जो है प्रायिकता। अब हम अंतिम प्रश्नावली में चलेंगे, प्रश्नावली 15 जिसका नाम है प्रायिकता। उसमें ज्यादा सूत्र है नहीं, 2 या 3 सूत्र है। तो पहला सूत्र है किसी घटना ई की प्रयोगात्मक या आनुभाविक प्रायिकता। देखो, किसी घटना ई की प्रयोगात्मक प्रायिकता का क्या सूत्र होगा, तो पीई, ये होगा अभिप्रयोगों के अभिप्रयोग संख्या जिसमें घटना घटित हुई है। अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है बट्टा अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है बट्टा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अभिप्रयोगों की कुल संख्या, ये हो गया आपके पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है किसी घटना ई की सैद्धांतिक, किसी घटना ई की
किसी घटना ई की सैद्धांतिक या सैद्धांतिक प्रायिकता, तो इसका क्या सूत्र होगा? पीई बराबर ई के, यानी किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता क्या सूत्र होगा? पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या प्रयोग के सभी परिणामों की, प्रयोग के जितने प्रयोग होते हैं उसमें उसके सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो देखो इसमें कोई भी लिख सकते हो आप। ई की प्रयोगात्मक यानी अभिप्रयोग की संख्या, जिसमें घटना कितनी बार घटना घटित हुई है और कुल कितने अभिप्रयोग किए गए। और सैद्धांतिक प्रयोगता में क्या लिखना है? ई के अनुकूल परिणाम, यानी कोई घटना घट रही है उसके अनुकूल परिणाम कितने और कुल कितने परिणाम है उसके बारे में लिखना है। आगे चलेंगे। तीसरा सूत्र है इसमें, किसी घटना ई के लिए किसी घटना ई के लिए सत्य है। क्या सत्य है? किसी घटना ई के लिए पीई यानी घटना घटने की और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योग कितना होगा? 1 होगा। यानी किसी घटना के घटने और नहीं घटने की प्रायिकता का योग 1 होगा। अब मान लो इससे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप कैसे हल करोगे? अब मान लो हमने पूछ लिया कि भाई पीई का मान क्या होगा, तो पीई का मान 1। अगर मान लो पीई नहीं घटने के अनुकूल परिणाम दिया हुआ है तो घटने के अनुकूल परिणाम मान क्या होगा? 1 माइनस पीई नेगेटिव, यानी घटना नहीं होने, अगर घटना घटने का मान दिया हुआ है और नहीं घटने का पूछा हुआ है प्रायिकता, तो आप क्या करोगे? 1 में से उसको घटा दोगे। और इसी तरह अगर पीई नेगेटिव का पूछा हुआ है तो आप लिखोगे 1 माइनस पीई। यह है आपके प्रायिकता का सूत्र। और प्रायिकता का मान कितना होता है? संभव घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है और असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। संभव घटना की प्रायिकता 0, सॉरी 1, संभव घटना की होती है 1, और असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 0। इसका मतलब यह हुआ कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पीई इसका मान 0 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा या बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होगा या 0 हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। तो ये हो गए आपके प्रश्नावली 15 के प्रायिकता के। ज्यादा सूत्र है नहीं इसमें, 2 या 3 सूत्र ही है। आप एक याद कर लो प्रायिकता का, एक ये याद कर लो, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें यही सूत्र लगेंगे। अब ये मैंने 15 प्रश्नावली के जितने भी सूत्र थे वो मैंने कवर करवा दिए। फिर भी कई सूत्र ऐसे होते हैं जो छोटी क्लासों में काम आते हैं, वो भी जैसे 8.4 प्रश्नावली उनमें लगे हुए, तो वो भी मैं अन्य महत्वपूर्ण सूत्र के साथ वो लिखाऊंगा। तो चलो वो लिखते हैं और उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखो अन्य महत्वपूर्ण सूत्र जो आपके कई प्रश्नों में काम आएंगे, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या सूत्र होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहला सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पहला सूत्र है। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा? तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। और चौथा है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका सूत्र होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पांचवा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये छठा सूत्र है ए प्लस बी का होल क्यूब। ये आपके 8.4 में काम आएगा सूत्र। इसको अच्छी तरह से, इसमें गलती की संभावना भी ज्यादा रहती है तो इसको अच्छी तरह से याद करें। इसका होगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। इससे आगे सातवां सूत्र है ए माइनस बी का होल क्यूब। इसका सूत्र होगा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। ये आपके 7 महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपको कई कंपटीशन में देखने को मिलेंगे, तो इनको आप अच्छी तरह से याद करें। अब 3-4 प्रमेय जो मैंने, उसमें सूत्र तो नहीं लेकिन आप प्रमेय याद करोगे तो उससे आधारित सवाल है वो आपको याद हो जाएंगे। तो 3-4 प्रमेय वो मैं एक बार आपको लिख देता हूं। अब देखो ये पहली प्रमेय है, 3-4 प्रमेय में लिखा रहा हूं, उससे आधारित सवाल भी पूछे जाते हैं। तो पहली प्रमेय है ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो आप इसको यहां लिख दो, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। ये आपके पहली प्रमेय लिखा रहा हूं मैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। अब ये आधारभूत समानुपातिकता या थेल्स प्रमेय क्या है? यदि त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं, अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं, अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिच्छेद करने के लिए, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। अब देखो इससे संबंधित छोटा सवाल आता है, 1 नंबर या 2 नंबर का। तो देखो ये मान लो अपन ने त्रिभुज है, अब ये दो त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच रहे, जैसे ये खींच दी अपन ने। अन्य ये इसको यहाँ, ये एबीसी त्रिभुज है, अब ये इसको यहाँ जो भुजा है वो डी और ई है, दो बिंदुओं पर काट रही है। जो अन्य दो भुजाओं इनको समान, इसका मतलब ये हुआ कि अपन इसके समांतर ये रेखा खींचेंगे तो ये जो अनुपात है इसका और इसका अनुपात इस और इसके अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ AD बटा BD ये अनुपात और AE बटा EC ये अनुपात बराबर होगा। अब क्या करते हैं एग्जाम में, यहाँ 5 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, यहाँ X दे दिया, इसका पूछ लिया, तो आप इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो। दूसरी प्रमेय, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के
क्षेत्रफलों का दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं भुजाओं के अनुपात के वर्ग के उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये आपको यार इससे संबंधित सवाल भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि मान लो दो त्रिभुज दे दिए तो दोनों का अगर मान लो त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात दे दिया तो आपको क्या करना है, उनके भुजाओं का वर्ग करना है और फिर वर्गमूल निकाल के उसका उत्तर निकालना। तो ये एक प्रमेय। इससे आगे है एक समकोण त्रिभुज में, तीसरी है एक समकोण त्रिभुज में, ये तो बोधायन प्रमेय है। समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये बोधायन प्रमेय है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इससे आगे है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। इसका मतलब ये होगा कि मान लो ये वृत्त है, अब इस बाहर बिंदु है P, अब यहां से एक स्पर्शरेखा P ए खींची और एक स्पर्शरेखा P B खींची तो ये क्या होती है, लंबाई में दोनों बराबर होती है। तो P A बराबर P B। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा सूत्र थे जो आपके प्रश्नों में काम आएंगे वो मैंने सब कवर करवा दिए हैं। पूरी किताब के सूत्र आपको 2 वीडियो में मिल रहे हैं। तो आपके पास अभी फरवरी का माह है पूरा, आप इसको याद करें, लिखें और अच्छी मेहनत करें, क्योंकि जब आप अच्छी मेहनत करोगे तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आप शॉर्टकट नहीं तलाशें किसी चीज के कि आप 2 दिन में पढ़ के ये कर लोगे वो कर लोगे। आप अभी आपके पास समय है, आप उसका सदुपयोग करें। हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारी वीडियोस को उन बच्चों तक पहुंचाए जिन तक अभी नहीं पहुंचा है, और वो फिर एग्जाम टाइम में सूत्रों को कहीं देखेंगे कि कहाँ सूत्र मिले। तो हमारे वेदांत क्लास के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां आपको इन सूत्रों की पूरी PDF मिल जाएगी। आप उनको प्रिंट निकाल कर उनको याद भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो आपको नहीं समझ में आ रहा उस चीज को बताएं। तो आगे के वीडियोज में हम और अच्छी तैयारी से आपको समझाएं। और बने रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।